बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बनने जा रही है कि जो क्विज़ वन अभी आ रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए, फिज़िक्स 101 का जो क्विज़ वन आ रहा है उनकी प्रिपरेशन के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि मिड टर्म की जो प्रिपरेशन वीडियो होगी ये उसका भी पार्ट वन है, ठीक है। जब मिड टर्म की वीडियोज़ आगे प्रिपरेशन वाली बनेगी तो ये नेक्स्ट उनमें ऐड हो जाएगा, फिर पार्ट टू बनाएंगे, पार्ट थ्री, इस तरह मतलब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स का क्विज़ वन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तकरीबन 51 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको समझ के थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है। समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर्स में भी आपके लिए फ़ायदा होगा और क्विज़ में भी होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस एंड लीड्स टू अ वर्क डन दैट इज़ पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी फोर्स है कि जब हम वर्क डन करने लगते हैं तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको अपोज करती है, ठीक है। और वो फोर्स क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट क्या है कि मतलब इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ फोर्सेज होती है, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, ये वो सारी फोर्सेज जो हैं वो पाथ डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। और जब भी हम किसी चीज़ पे वर्क करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ही वो फोर्स होती है जो हमें अपोज करती है, ठीक है। जब भी अपोज का मूवमेंट को अपोज करने की बात आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ही अपोज करती है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो लेंथ हमारे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट कैन वी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के फॉर एनी सिस्टम, ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम है तो आपने ज़हन में रखना है कि उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है वो अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है और मूवमेंट में जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है हमेशा, क्योंकि वो चीज़ तो मूव कर रही है, ठीक है। तो उसमें फ्रिक्शन कम होगी एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब कोई चीज़ साकन हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले उसको वो रेस्ट की पोजीशन को ख़त्म करने के लिए आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद, तो वो चीज़ ऐड अप हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो म्यू एस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है म्यू के से, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के फार्मूले को हमने पढ़ा था कि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या क्या इसकी अहमियत है फार्मूले में, ठीक है। तो जब मास और वेलोसिटी आ गए या वेलोसिटी आ गया तो मोमेंटम को हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है कि कोई बॉडी जो है वो कितनी मोशन करेगी, कितनी हरकत करेगी। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम जो है वो हमेशा बॉडी का मोशन को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई बॉडी कितनी मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करती है? मास और उसकी वेलोसिटी पे, ठीक है। एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई विच लॉ, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है जो खासियत होती है या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसमें इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की गई है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स जब तक कोई किसी जिस्म पे अमल नहीं करेगी तो वो रेस्ट में रहेगा। तो अगर वो कोई चीज़ चल रही है तो फोर्स अमल नहीं करेगी तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि फोर्स जो है ना उसमें रोकने या मूवमेंट देने की सलाहियत है। तो क्वालिटेटिव उसमें ये क्वालिटी है, तो इस वजह से क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो यही जो डेफिनेशन है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है या लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर की हमारे जो होता है इसका एक्सेलरेशन का यूनिट वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एम की हमारे पास होती है एल,
तो एस की हमारे पास टी इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो एम ए है ना, तो एम कैपिटल एम आ गया, तो ये चीज़ इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगी। तो एम एल टी की पावर -2 जो है वो फोर्स की डायमेंशंस होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया था कि ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ये वो फ्रिक्शन होती है जब कोई जिस्म रेस्ट पे होता है। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब ये चीज़ ओवरकम हो जाती है, इस पे काबू पा लिया जाता है, तो वो जिस्म जो है वो हरकत करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारा आंसर है कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड या मूव। ठीक है, वो मूव या स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है कि एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड्स at a speed constant velocity from the perspective of a person inside the elevator, which type of frame of reference is it। ठीक है, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और नॉन इनर्शियल में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसका कोई एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अगर आपने हमारे लेक्चर जो फिजिक्स 101 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, लेक्चर सीरीज़, अगर आपने उनको गौर से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, सॉल्व किया हुआ है, तो ये MCQs आपको हल करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अभी VU ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं कि आपने पास्ट जो पेपर्स हैं उनको, और ख़ासकर जो फिज़िक्स 101 है ना भाई, इसका तो ये चीज़ है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। अभी आप ये देख लें कि इसमें से एक दो क्वेश्चन के अलावा कोई डेफिनेशन या कोई फार्मूला नहीं आया, बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंसेप्ट वाले हैं। तो काइंडली मेरी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो फजूल के यूट्यूब पे पहले शार्ट से लेक्चर पढ़े हुए हैं या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप काइंडली उनको ना देखें, कंसेप्ट को समझें चीज़ों के। ठीक है, आपका इसीलिए फिर ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें हमने उसको बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो हमारा आंसर जो होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 10 न्यूटन की सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ r इज इक्वल टू 5 मीटर, द वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 जूल। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो इसमें चीज़ होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स में जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसको कौन सी चीज़ मजबूर करती है सर्कल में मूव करने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स होती है ना, वो हमारे पास डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है। तो हमने पढ़ा है कि एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के। तो जब एफ डॉट डी दो नंबर्स का जो डॉट प्रोडक्ट अगर वो ज़ीरो, अगर वो 90 के एंगल पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, और हमने पढ़ा है कि एफ डॉट डी बराबर होता है डब्ल्यू के। तो जब ये दोनों एफ और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं 90 के एंगल पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 जूल वर्क करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट फार्मूला रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास ऑन मून। ठीक है, अर्थ पे तो हमने ये पढ़ा है कि W इज़ इक्वल टू mg, और g की जो कीमत है अर्थ पे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कि g की वैल्यू कम होती जाती है। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो मून की सरफेस पे पूछा है, अर्थ पे नहीं पूछा कि जो वेट और मास है, ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशन है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ज़मीन पे नहीं पूछा, ज़मीन पे तो यही चीज़ आ जाएगी W इज़ इक्वल टू mg, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि W इज़ इक्वल टू mg ऑन मून। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा m इंटू जी की वैल्यू जो वो मून पे होती है वो होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ पे 9.8 होती है, और जो मून पे होती है वो 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमने सिर्फ जी की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, तो W इज़ इक्वल टू m इंटू ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाई डज नॉट एन एप्पल फॉल थ्रू अ टेबल। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर एक टेबल पे कोई सेब रखा हुआ है तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो गिरता क्यों नहीं है, ये सवाल है कि अगर हम इक्विलिब्रियम के हवाले से बात करें तो अगर टेबल पे कोई सेब पड़ा हुआ है तो वो गिरता क्यों नहीं है? तो उसकी वजह ये होती है कि टेबल का वज़न, सेब का जो वज़न होता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास कोई टेबल है, उस पे अगर ये सेब पड़ा हुआ है तो सेब का वज़न नीचे की mg नीचे की तरफ होगा, W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, और एक टेबल भी फोर्स, नॉर्मल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, इसके बराबर
इसके वज़न के बराबर एक फोर्स टेबल सेब पर लगा रहा है, जिसकी वजह से जो वो है एप्पल जो है वो गिर नहीं रहा, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, ठीक है। यही इसका आंसर है कि बिकॉज़ द टेबल पुशेस द एप्पल अपवर्ड, ठीक है। जो टेबल है वो सेब को ऊपर की तरफ पुश करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड हमारे पास स्केलर होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये आपको एक और एमसीक्यूज़ बता दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो लाजमी बात है कि उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी ही निकलेगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी तो निकलेगी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत अहम है। ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, ये उसको मॉडिफाइड शक्ल है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या है कि डी पी ओवर डी टी, यानी मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखी है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स इसके बराबर है, फोर्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। टू कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर यू शुड, ठीक है। किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 5 किलोमीटर है तो ये 5 इंटू 1000, 5000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए थे ना, उसमें हर में लिखा हुआ था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ स्पीड। तो एक्सेलरेशन का चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ स्पीड से ही ताल्लुक़ है, ठीक है। हमने इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ना वो बतानी है, जो ट्रू नहीं है। तो एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक़ है वो किसके साथ नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है। जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड आ जाता है वहाँ पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड जो है ना, हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब किसी चीज़ की स्पीड जो है वो चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, उसको फिर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसका आंसर है राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कांस्टेंट स्पीड, कि आप ये अपनी गली में जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड में सीधी से सिमत में आप जो है ना अपनी बाइक चला रहे हैं। तो इसका तो एक्सेलरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है इस स्टेटमेंट का, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ़ अ पर्सन इन अ लिफ्ट फील्स वेटलेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली अकरिंग, ठीक है। आपने लिफ्ट में सफ़र किया होगा, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आप मीन्स के हल्का हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये वही सिचुएशन होती है। एक तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है, जिसमें जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट अपवर्ड कर रही है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया ना तो ये नॉन इनर्शियल हो गया, ठीक है। जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इसका आंसर है कि द लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है। जब आप वेटलेस यानी कम वेट अपना इस जो उसका जो है वो ट्रू वेट और होता है, एपरेंट वेट और होता है, ठीक है। एपरेंट वेट आपको लग रहा होता है कि मैं यार बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, तो वो सिचुएशन होती है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यू आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, वन विद मास ऑफ 10 kg एंड अनदर विद द मास ऑफ 5 kg। इफ़ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू बोथ ऑब्जेक्ट्स विच वन विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड वाई। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास 10 kg है और दूसरे का मास 5 kg है। आपने दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा फोर्स के नतीजे में अमल में आता है। जब भी आप किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो वो फिर ही जिस्म एक्सेलरेट करेगा, वैसे नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने दोनों मासेस पे, एक का 10 kg एक का 5 kg, सेम फोर्स अप्लाई की है। लेट कर लेंगे 10 न्यूटन दोनों पे अप्लाई की है। तो वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन किस मास में ज़्यादा होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि जो छोटा मास होगा उसमें एक्सेलरेशन वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगा, क्योंकि उसका मास थोड़ा है, ठीक है। तो 5 kg वाला जो मास है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये छोटा मास है। 10 kg वाला उस पे फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हमने उतना ही उसको भी एक्सेलरेट करवाना है, दोनों को सेम करवाना है, तो उस पे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें फोर्स जो है वो सेम लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस डिपेंड ऑन, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना दो सर्फेसिस के दरमियान, वो नॉर्मल फोर्स पे होता है, ठीक है। कोई भी मतलब इस तरह सरफेस पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका वजन mg या नीचे की जानब, तो एक फर्श की जानब से या इस सरफेस की जानब से इस पे ऊपर की तरफ फोर्स होती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा होगा
स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जितना कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी कम होगी। तो ये नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट है उस पे डिपेंड करती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसकी थोड़ी सी तफसील बताई है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हमने एम डैश जो न्यू मास है हमने 2m कर दिया ना, उसको डबल किया है, तो एम डैश हमारे पास 2m आ जाएगा। तो एम डैश की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी डैश बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम की जगह पे 2m, वी स्क्वायर वैसे ही आ गया, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो ये चीज़ 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फोर्स की सिमत में ही एक्सेलरेशन होगा। अगर आप किसी जिस्म पर, ये जिस्म पड़ा है, मास पड़ा है, इस पे इस तरफ को एक्सेलरेशन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक्सेलरेट भी इसी सिमत में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इलास्टिकली व्हाट इज़ कंजर्व्ड। ये मैं आपको सारी केसेस बता देता हूँ। 3 किस्म के होते हैं कोलिजन। ये मैंने कोलिजन वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि काइंडली आप जो फजूल के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं पहले के, पता नहीं वो किधर से बनाए हुए हैं, आप उनको ना देखें, आपसे इल्तमास है सारे लोग। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम वहाँ से कर रहे हैं चीज़ें, ये वो भी करें, लेकिन लेक्चर्स देखें फिज़िक्स 101 के 5 मैथमेटिक्स के जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ये वहीं पे कोलिजन में मैंने 3 टाइप्स के पढ़ाए हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसने इलास्टिक कोलिजन का पूछा है, तो इसमें दोनों जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है टकराव की वजह से। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं रहती, ठीक है, कंजर्व नहीं रहती परफेक्टली इन इलास्टिक में, ठीक है। अच्छा ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू। स्विमिंग जो तैराकी है वो किस वजह से पॉसिबल होती है, कौन से कानून के मुताबिक, ठीक है। तो जो स्विमिंग है ना वो न्यूटन के 3rd लॉ के मुताबिक पॉसिबल होती है। देखेंगे इसमें क्या होता है कि आप अपने हाथों और जिस्म की बदौलत जो है वो पीछे की तरफ पानी को धकेलते हैं, ठीक है, जो कि एक्शन होता है आपका, ठीक है। और नतीजे में आप क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पानी में आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये है कि मतलब फिर वो जो न्यूटन का तीसरा कानून है वो इम्प्लीमेंट होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। पानी आप पीछे की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन आप खुद आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये न्यूटन का तीसरा कानून है। नेक्स्ट हमारे पास है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज। हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का अपने से ही जो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसी ए वेक्टर का अपने से ही डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर का अपने आप से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। आई क्रॉस आई जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है, जे क्रॉस जे भी हमारे पास ज़ीरो होता है। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास वो इट सेल्फ का जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो उसकी रीज़न क्या है कि ए डॉट ए, अब इस पर अप्लाई करें डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो जब भी एक वेक्टर का दूसरे अपने आप से होता है तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री कॉस का वो 1 के बराबर होता है, तो ए से ए ज़रब खाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 25, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव, ठीक है। आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि अगर कोई ग्रेविटी की वजह से चीज़ नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ग्रेविटी का वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी जो है उस पर वर्क करेगी लेकिन वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि इस तरह की मोशन होती है, आप प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंकते हैं, इस तरह वो मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक होती है जो इसको नीचे लेकर आती है, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है। तो अब ये देखेंगे ये इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना ग्रेविटी, तो इसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो वहाँ पे वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास 26, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडीज़, ठीक है। ये हमारे पास एक वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे वेलोसिटी होती है। तो वो कह रहा है कि अगर जो हमारे पास टाइम जो है ना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो अगर पैरेलल है टाइम के,
मतलब कि ये ग्राफ है कोई गाड़ी, मतलब कि उसका ग्राफ मोशन का उसका ये इस तरह है कि वो टी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, मींस कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, ज़ीरो होगा, लाजमी बात है। क्योंकि अगर इस तरह कोई चेंजिंग होती, वो कभी ऊपर होती कभी नीचे जाता ग्राफ, तो इसकी वजह से फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होना था। अभी वो कह रहा है कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये है, तो ये उसका ग्राफ है गाड़ी का, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। एन इन इलास्टिक कोलिजन इज़ वन इन विच, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको पहले बता दिया कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, वो कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, ये सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग वर्क डन। वर्क डन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर एफ़ और डी, डब्ल्यू बराबर होता है ना एफ़ और डी, एफ़ डॉट डी, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इनकी डायरेक्शन एक की इस तरफ है और दूसरे की इस तरफ है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर इनके दरमियान 90 का एंगल है, ठीक है, 90 की डिग्री का एंगल है, तो इनका जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। मीन्स के वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंसेज, ठीक है। फिजिकल साइंसेज की ये एक ब्रांच है फिजिक्स। इफ़ यू यूज्ड अ स्प्रिंग बैलेंस टू वे अ किलो ऑफ ग्रेप्स ऑन द मून, हाउ मच वुड दे वे ऑन द मून, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह है, ये मेरे ख्याल में राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि अगर आप स्प्रिंग बैलेंस लेकर और 1 किलो अंगूर लेकर चांद की सरफेस पे जाते हैं, तो उस वहाँ पर उसका वेट क्या होगा। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो मास होता है ना, वो हाइट के साथ कभी भी चेंज नहीं होता, मास हर जगह पे सेम होता है, चाहे आप खला में चले जाएं, चांद पे चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, मास सेम होता है। चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी के साथ रिलेटेड है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती है, और सूरज की सतह पर जो ग्रेविटी होती है वो 6 टाइम्स लेस दैन होती है अर्थ के। मीन्स कि अगर अर्थ पे हमारी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ना, तो मैंने पीछे आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि तकरीबन 6 गुना ये कम है, ठीक है। तो दे वुड वे 1/6 किलो ऑन द मून। अगर कोई चीज़ ज़मीन पे 1 किलो है ना, तो वो चाँद पे जाके किलो का छठा हिस्सा बन जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आपका आंसर है कि 1/6 ऑफ किलो, ठीक है, 1 किलो का छठा हिस्सा, ठीक है, वो चाँद पे जाके हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। आई गेस के तीसरा या चौथा लेक्चर है कि आपने डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक है, फाइंड आउट कैसे करना है। ये तो टी क्यूब है ना, टी क्यूब, इसको आप सिंपल डेरिवेटिव का जो पावर रूल है ना वो लगाएं, ठीक है। वो क्या होता है कि 3 शुरू में आ जाएगा, टी वैसे ही आ जाएगा, 3 शुरू में आ गया, टी वैसे ही आ गया, और पावर में से एक कम कर दें, 3t² आ जाएगा ये वाला, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपना टाइम LMS और दूसरे लेक्चर जो शार्ट हैं उन पे ना ज़ाया करें, आप 5 मैथमेटिक्स को विज़िट करें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जो है वो डिफरेंस देखेंगे दूसरे लेक्चर्स के साथ, ठीक है। बस उन्होंने पता नहीं हैंडआउट्स रीड करते जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है, कोई चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब से क्या होगा, आपसे जो असाइनमेंट्स आएंगी, क्विज़ेज़ आएंगे, GDB की कोई आएगी किसी भी मैथ और फिज़िक्स के, वो मैं अब एक अलहदा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ें मैं उसमें रखता जाऊँगा, आप उसको अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। मैथ की कोई भी असाइनमेंट आती है, स्पेशली मैथ 100, मैथ 101, 202, इस तरह की फिज़िक्स 101, इस तरह की जो बेसिक मैथ्स हैं उनकी जो आती हैं असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ आते हैं, करूँगा, कोशिश करूँगा कि क्विज़ेज़ को भी करूँ, ठीक है। और ये क्विज़ेज़ जो हैं वो आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आप वहाँ से मिड टर्म की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। खुदारा थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। और हमारा यही रिवार्ड है कि लेक्चर्स को वॉच करें, दूसरों में शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 33 है, ए एन इज़ द बेसिस
रीज़न टू चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही है कि जब आप फोर्स किसी जिस्म पे अप्लाइड करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो लाजमी बात है कि एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, मोशन भी चेंज होगी उसकी। तो फोर्स ऐसा एक चीज़ है, फोर्स ऐसी चीज़ है जो कि इसकी मोशन को चेंज करती है। ठीक है, तो या किसी जिस्म को रोकने की कोशिश करती है। फोर्स ही है वो चीज़, ठीक है, जो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या रोकने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड अ फोर्स f इज़ अप्लाइड टू डबल इट्स स्पीड, हाउ मच वर्क इज़ डन। ठीक है, कि हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और हमने उस पर फोर्स अप्लाई की है f, ताकि उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए, तो हमें कितना हमने वर्क डन किया है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस थे उसमें लिखा हुआ है कि 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उसका 4 गुना हो जाएगा वर्क डन। लेकिन अगर आप इसको देखें, मैंने इसको चैट जीपीटी से भी सर्च किया था, उसके मुताबिक ये है 3/2 mv²। वजह क्या है, वजह यही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के। तो आप उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो पुट करें, सॉरी पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी पुट करें, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पुट करें। ठीक है, इनिशियल वाली में v आएगा और फाइनल वाली में 2v आएगा। ठीक है, तो आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 3/2 mv² आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्स ऑफ टी इन कॉन्टेक्स्ट। एक्स ऑफ टी क्या है, ये भी वही फिर लेक्चर्स पे बात चली जाती है, उस पर मैंने डिटेल समझाया कि ये एक ऐसा फंक्शन है स्पेशल किस्म का जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है एट टाइम टी। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट टाइम टी, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट टाइम टी। ठीक हो गया। In a closed system with multiple particles, if two particles collide, which of the following statement is true regarding momentum। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लोज सिस्टम का पता होना चाहिए। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल दरामद नहीं करती। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो मोमेंटम के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। तो मोमेंटम क्लोज सिस्टम का जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यही इसका असूल है। कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर होगा कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। ठीक है, वो तो उसने खुद ही बता दिया है कि क्लोज सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 37। ए बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg विद v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं, हाफ mv²। ठीक है, m हमारे पास 2 है, 1/2 ये वाला आ गया और यहाँ पे 16 आ गया, 4 का स्क्वायर। तो ये काट गए और 16 जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये 16 जूल। विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये रेट ऑफ चेंज के बाद इनके सेम रहती है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज। ठीक है, जब भी आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या खींचते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो लाजमी बात है जब स्टोर होगी तो वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम ये भी मैंने अभी 14वें लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो दो होती हैं कि सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो हो और सारे टार्क का सम ज़ीरो हो। ठीक है, ये कपल प्रोड्यूसेस। ठीक है, कपल फोर्सेस होती हैं, ये कपल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब कि अगर एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है। जैसे आपने साइकिल के पैडल देखे होंगे ना, वो एक कपल फोर्सेस बनाते हैं कि एक फोर्स नीचे की जानब लग रही होती है, एक ऊपर की जानब। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करते हैं कि कपल फोर्सेस हमेशा रोटेशनल मोशन पैदा करते हैं, क्योंकि जो वो चैन के साथ वो घूमते हैं, गियर जो चैन होती है। ठीक है, तो वो पैडल की वजह से ही घूमती है, फिर पहिए मूव करते हैं, तो वो प्योरली रोटेशनल मोशन होती है। कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज।
वो होता है फोर्स के बराबर, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड फोर्स के बराबर होता है। तो ये यहाँ से क्या आ गया कि हमने पढ़ा हुआ है कि एफ बराबर होता है डेल पी ओवर डेल टी, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 सेकंड का मतलब डेल्टा टी की कीमत 1 सेकंड है, तो एफ इज़ इक्वल टू डेल पी, ठीक है। यहाँ पे 1 रखें तो एफ इज़ इक्वल टू डेल पी। द न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का ये यूनिट है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ ऑल हैव इक्वल मास एंड रेडियाई, ठीक है। स्फीयर जो होता है ना, उसका जो है वो सबसे लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। बाकी ये 4 ऑप्शन और 3 और भी हैं, आप इनको भी देख लें, इनका नहीं होता, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बॉडी फॉर 5 सेकंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। हमने पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होती है एफ डेल पी ओवर डेल टी। तो यहाँ से डेल टी उस तरफ चला गया, एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, यानी चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, एफ डेल टी के। तो एफ हमारे पास 100 है और 5 सेकंड के लिए अप्लाई की है, तो डेल पी बराबर आ जाएगा 500 न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आ गया। फोर्स, फोर्स ही वो चीज़ है जो कि एबिलिटी रखती है टू डू वर्क, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर, ठीक है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो बट चेंजिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होता है, जब वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन चेंज भी होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन साथ चेंज भी हो रही हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, वेट इज़ अ फोर्स, मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है कि वेट हमेशा एक फोर्स होती है जिसके मुताबिक जो अर्थ है वो हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। वेट वो फोर्स होती है जो ज़मीन हर जिस्म को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाती है, और ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। आप ऊपर चले जाएं तो ये कम होती जाती है, ठीक है। मास जो है वो हमारे पास मेजर ऑफ इनर्शिया होता है कि किसी जिस्म में वो इनर्शिया हमने पढ़ा है कि नहीं, अपोज करने की जो सलाहियत होती है वो इनर्शिया कहलाता है। तो मास जो है वो इनर्शिया का मेजर है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। क्वेश्चन 49 है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, ना कि लाइट का, ठीक है। तो ये है, मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.468 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस होता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है कि रोशनी जो है वो 1 साल में जितना सफ़र तय करती है ना, 1 साल में आपने अभी देखा होगा कि रोशनी की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, 3 इंटू 10⁸8 होती है मीटर पर सेकंड। तो ये तो 1 सेकंड में है, लेकिन रोशनी अगर साल में जितना सफ़र तय करती है ना, तो ये हमारे पास 1 लाइट ईयर के बराबर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम्स डबल हो जाएगा, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू एम में है, तो ए यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फोर्स को आधा करेंगे वो आधा हो जाएगा, फोर्स को डबल करेंगे डबल हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है लाइट ईयर की। सी हमारे पास होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 365 डेज होते हैं। एक डे में 24 घंटे होते हैं, फिर 24 मिनट 60 मिनट होते हैं, फिर 60 सेकंड होते हैं। इनको आप ज़रब देंगे तो ये चीज़ बनेगी बड़ी सी, ठीक है। फिर आपने इस चीज़ को इससे ज़रब देनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एस इज़ इक्वल टू वी टी होता है। तो वी यहाँ पे सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सी को हमने किया है तो सी हमारे पास ये आ गया, और टाइम हमारे पास इतना है वो हमने ज़रब दी, तो ये हमने जो ऊपर पढ़ा था उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 51 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और तरीके से था, यहाँ पे मैं बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उस पर जो वर्क डन होगा ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ज़ीरो होगा। कि ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी जो है वो इसमें परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स क्विज़ 1 की प्रिपरेशन के लिए वीडियो। ये मिड टर्म के लिए भी आपके काम आएगा, मिड टर्म में भी आपने यही वीडियो देखना है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक नई प्लेलिस्ट क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स में बनाऊंगा जिसमें मैथ की सारी असाइनमेंट्स
फ़िज़िक्स की असाइनमेंट्स इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। तो आपने हमें सपोर्ट करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, दोस्तों में शेयर करके, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें और हमारी फ़िज़िक्स 101 और एमटीएच 101 की जो लेक्चर सीरीज़ है वो भी जारी है, ठीक है? माशाल्लाह फ़िज़िक्स 101 पे अच्छा फ़ीडबैक है, लेकिन एमटीएच 101 कोई कह रहे हैं कि पहले से भी अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन चलें देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिसने वो हमारा पहला लेक्चर देख लिया वो फिर नहीं दूसरी तरफ कहीं भी जाता। ठीक है? बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।